Hello, everyone. Welcome to today's lecture. This is the 10th lecture with respect to our contract law series. I'm Advocate Sakshi Aswal, and I'll be discussing quasi contracts. We'll analyze Section 68 to 72 of the Indian Contract Act. Apart from these legal provisions, we'll also discuss some important landmark judgments. And I'll wrap up this particular lecture with some topics that we have already covered so far, and we'll revise whatever we have studied throughout in this particular series of contract law. So let's begin with today's session. So whenever we try to understand quasi contracts, we need to know the nature of the same. ये क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से डिफरेंट है, जहां म्यूचुअल एसेंट और ऑफर एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती. इसे कॉन्ट्रैक्ट्स इम्प्लाइड इन लॉ या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं. इसे लॉ या जुडिशियल मैंडेट से क्रिएट किया जाता है. आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 5 इसको रेफर करता है एज ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट. ये ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ म्यूचुअल कंसेंट एब्सेंट होता है. इसका एम या फिर ऑब्जेक्टिव ट्रांजैक्शनल इम्बैलेंसेस को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करना है. So whenever we try to understand the cornerstone principle of the same, we need to know the crux of it, the basic foundation of the same. इसका jurisprudential base doctrine of unjust enrichment है. कोई इसका गोल बहुत सिंपल है. कोई भी पर्सन इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस के अगेंस्ट जाकर दूसरे पर्सन के लॉज पर अनफेयरली गेन नहीं कर सकता. इसका कोर प्रिंसिपल इस मैक्सिम में बेस्ड है. लैटिन मैक्सिम है जिसका मीनिंग है नो वन शुड बेनिफिट एट अनदर्स एक्सपेंस. ऑलराइट. Whenever we try to analyze the historical context of this particular contract and the function of the same, we need to give the credit to Lord Mansfield. इसका एक फाउंडेशनल रूल है. लॉर्ड मांसफील्ड ने मोजेस वर्सेस मैकफरलैंड 1760 का एक केस था. इसमें इसकी फाउंडेशन जो है कहीं ना कहीं रखी थी, स्टार्ट हुई थी. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 से 72 इसी रेस्टोरेटिव पर्पस को सर्व करते हैं. रिलीफ देने का प्राइमरी फंक्शन डिफेंडेंट को पनिश करना नहीं है. इनफैक्ट डिफेंडेंट के थ्रू किए गए अनजस्ट गेन को रिवर्स करना है. कोर्ट सिर्फ बेनिफिट रिसीव्ड और उसकी वैल्यू पर फोकस करता है ताकि स्टेटस को जो होता है हमारा उसको रिस्टोर कर सके. Now, whenever we try to understand the restitutionary framework and the codification limits of this particular contract, we need to understand the statutory approach first. इंडिया में अनजस्ट एनरिचमेंट का स्कोप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 से सेक्शन 72 की स्पेसिफिक कोडिफिकेशन से लिमिटेड है. ये अप्रोच कॉमन लॉ के ब्रॉडर रेस्टिट्यूशन से कॉन्ट्रास्ट करता है. जब कोई क्लेम इन कोडिफाइड पैरामीटर्स में प्रिसाइसली फिट नहीं होता तो लीगल डिबेट स्टार्ट होती है. कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या वो स्ट्रिक्टली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक लिमिटेड है या वाइडर कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन को यूज कर सकते हैं, राइट, उस पर रिलाई कर सकते हैं. सो जब भी हम स्टैट्यूटरी एनालिसिस करते हैं, इसके कुछ डिस्टिंक्ट सिचुएशंस हैं और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सेक्शन 68 इट टॉक्स अबाउट द नेसेसरीज. इनकेपेबल पर्सन्स, माइनर या फिर अनसाउंड माइंड को नेसेसरी सप्लाई करने पर रीइंबर्समेंट उनकी प्रॉपर्टी से मिलती है. सेक्शन 69 टॉक्स अबाउट इंटरेस्टेड पर्सन. रीइंबर्समेंट उस पर्सन को मिलती है जो दूसरे की लीगल ऑब्लिगेशन का जो अमाउंट है अपने इंटरेस्ट में पे करता है. सेक्शन 70 टॉक्स अबाउट नॉन ग्रेटिशियस एक्ट.
ऑब्लिगेशन उस पर्सन पर आती है जो नॉन ग्रेटिशियस लॉफुल एक्ट का बेनिफिट एंजॉय करता है, विच मीन्स फ्री में ना किए गए हों जो जो भी एक्ट. Then we have section 71. It talks about finder of goods. कोई भी लॉस्ट जो चीज़ें हैं उसके फाइंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल स्टेटस को डिफाइन करता है ये सेक्शन. 72 टॉक्स अबाउट मिस्टेक और कोर्शन. मिस्टेक या कोर्शन से अमाउंट या कोई भी चीज़ रिसीव करने वाले पर स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन ये सेक्शन डालता है कि वो उसे रीपे या रिटर्न करे. सेक्शन 68 और 69 हम थोड़ा-सा डीपली पढ़ते हैं. सेक्शन 68 का जो की पॉइंट है वो ये है कि लायबिलिटी पर्सनल नहीं होती. सप्लायर को रीइंबर्समेंट इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी या एस्टेट से मिलती है. बीके मोंडल केस में इसका रेफरेंस मिला था. सेक्शन 69 का की पॉइंट ये है कि ये प्रोविज़न एक स्टैट्यूटरी इंडेमनिटी के तरह काम करता है. जब एक पर्सन फोर्स नेसेसिटी के वजह से दूसरे की लीगल पेमेंट कर देता है. Now there are certain conditions also with respect to section 69. फर्स्ट इज इंटरेस्ट इन पेमेंट. प्लेंटिफ का पेमेंट में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. सेकंड, लीगल ऑब्लिगेशन ऑन डिफेंडेंट. डिफेंडेंट का लीगली बाउंड होना बहुत ज़रूरी है. देन वी हैव थर्ड, नॉन ऑब्लिगेशन ऑफ प्लेंटिफ. प्लेंटिफ का खुद लीगली बाउंड ना होना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन फोर्थ, नॉन वॉलेंटरी पेमेंट. पेमेंट प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट के लिए और थर्ड पर्सन को की गई हो, राइट. सो पेमेंट यहाँ पर थर्ड पर्सन को करनी है. देन फिफ्थ, जस्टिफिकेशन. प्लेंटिफ को एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस फोर्स करती हैं डिफेंडेंट की प्राइमरी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हों, ऐसे सिनेरियोज हों जिनके वजह से प्लेंटिफ को कहीं ना कहीं वो सिचुएशन फोर्स कर रही है डिफेंडेंट की प्राइमरी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए. देन वी हैव सेक्शन 70. इसके कुछ क्रिटिकल प्रोविजंस हैं. काफ़ी बार गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स के फेल होने पर इसको इन्वोक किया जाता है. 3 प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे हम वॉल्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं. फर्स्ट इज़ लॉफुल एक्ट और डिलीवरी. एक्ट जो है वो लीगल होना चाहिए. सेकंड, नॉन ग्रेटिशियस इंटेंशन. परफॉर्म करने वाला जो पर्सन है उसके वो एक्ट जो परफॉर्म कर रहा है जो पर्सन उसके इंटेंशन पेमेंट लेने का हो. इन्फर्ड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस लाइक बीइंग अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर. थर्ड, एन्जॉयमेंट ऑफ बेनिफिट. डिफेंडेंट ने बेनिफिट यूटिलाइज किया हो और सबसे फंडामेंटल बात यहाँ पर ये है कि उसके पास रिजेक्ट करने का ऑप्शन था. Whenever we try to understand section 71, we need to know that there are certain important criterias. फाइंडर ऑफ गुड्स की डुअल लीगल पोजीशन को एक्सप्लेन करता है ये पर्टिकुलर सेक्शन. कुछ इसमें ड्यूटीज़ हैं फाइंडर की. फाइंडर की ड्यूटीज़ में ड्यूटी ऑफ केयर बेली के तरह, ड्यूटी टू ट्रेस ओनर, ड्यूटी टू रिटर्न, ड्यूटी नॉट टू मिस अप्रोप्रिएट, ये सारे के सारे ड्यूटीज़ इंक्लूडेड हैं. कुछ राइट्स हैं फाइंडर के जैसे कि राइट टू पोजीशन गुड सिक्योर करने के लिए और राइट ऑफ लीन भी होता है. ये लीन उसे नेसेसरी एक्सपेंसेस के कंपनसेशन तक गुड्स को रिटेन करने का राइट देता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज. And section 72 talks about mistake और coercion. So कुछ strict obligations हैं जो कि डिनोट की गई हैं section 72 के थ्रू. फर्स्ट वी हैव रेस्टिट्यूशनरी मैकेनिज्म. ये प्रॉपर ट्रांसफ़र को रिवर्स करने के लिए डिज़ाइंड है ये पर्टिकुलर प्रोविज़न. मिस्टेक, इसमें एरर्स ऑफ फैक्ट और लॉ दोनों इंक्लूडेड हैं. एग्जाम्पल, डबल पेमेंट.
देन वी हैव कोर्शन, पेमेंट इलीगल थ्रेट या कंपल्जन के अंडर की गई हो। एग्जाम्पल, इलीगल कैरियज, चार्ज पे करना टू ऑब्टेन गुड्स। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, सेक्शन 72 स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन्फोर्स करता है, सिर्फ रिसीप्ट के फैक्ट पर बेस्ड। इसमें सब्जेक्टिव इंटेंट या कोई भी वॉल्यूशनल एक्सेप्टेंस की डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। Now let's talk about the landmark jurisprudence, which is quite an important case. State of West Bengal versus BK Montal and Sons, 1961 का एक केस है। सो बेसिकली एक डेफिनेटिव अथॉरिटी बताता है सेक्शन 70 की, स्पेशली गवर्नमेंट लाइबिलिटी के कंटेक्स्ट में। So let's start analyzing this particular case. ये केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 70 का फाइनल अथॉरिटी डिस्कस करता है, विच इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। ये स्पेशली तब अप्लाई होता है जब गवर्नमेंट प्रोसीजरल एरर्स के वजह से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करती है। सो द फैक्ट्स ऑफ द केस, बीके मंडल एंड सन्स एक कॉन्ट्रैक्टर ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के कहने पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया। इसमें ऑफिस बिल्डिंग्स, गार्ड रूम्स और शेड्स बनाना भी इंक्लूडेड था। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना बिल सबमिट किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने पेमेंट देने से मना कर दिया। स्टेट का डिफेंस था वो ये था कि स्टेट का आर्गुमेंट था कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, क्योंकि उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 175 सब क्लॉज 3, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 299 है, उसकी मैंडेटरी फॉर्मेलिटीज को फॉलो नहीं किया। इस इन फॉर्मेलिटीज के बिना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। So the issues that were raised before the court were, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्राइमरी लीगल कॉन्फ्लिक्ट जो था वो ये था कि सेक्शन 70 वर्सेस सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 का कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। अगर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है ड्यू टू सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 जो कि नॉन कंप्लायंस है, तो क्या तब भी कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन 70 के बेसिस पे रीइंबर्समेंट का क्लेम कर सकता है? नेक्स्ट, वॉलंटरी एंजॉयमेंट टेस्ट, क्या स्टेट का उन बिल्डिंग्स को यूटिलाइज करना सेक्शन 70 के लिए ज़रूरी वॉलंटरी एंजॉयमेंट ऑफ बेनिफिट माना जाएगा? नेक्स्ट, इम्यूनिटी क्लेम, क्या स्टेट माइनर की तरह इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने का डिफेंस लेकर पेमेंट से कहीं ना कहीं पेमेंट करने से अवॉइड कर सकती है? सो बेसिकली इसमें क्या जजमेंट हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में डिसीजन सुनाया और सेक्शन 70 की स्कोप को क्लैरिफाई किया। सेक्शन 70 की इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्वेसाई कॉन्ट्रैक्ट्स रियल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, इसलिए गवर्नमेंट के रियल कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करने वाले रूल्स आर्टिकल 299 सेक्शन 70 पर अप्लाई नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट का वॉइड होना इक्विटेबल रेमेडी सेक्शन 70 को ब्लॉक नहीं कर सकता। कोर्ट ने फाइंड किया कि स्टेट ने कंस्ट्रक्शन को नोइंगली और एक्टिवली यूटिलाइज किया है। स्टेट के पास उन बिल्डिंग्स को रिजेक्ट या डिमोलिश करने का पूरा ऑप्शन था, फिर भी उन्होंने बेनिफिट एंजॉय किया, इसलिए सेक्शन 70 के 3 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के माइनर वाले एनालॉजी को भी रिजेक्ट किया। स्टेट एक कॉम्पिटेंट एंटिटी है, उसके पास कॉन्शियस चॉइस और लीगल कैपेसिटी है, और इसलिए वो बेनिफिट लेने के बाद लाइबिलिटी से इवेड नहीं कर सकता। ओके, सो ये जजमेंट एक मॉन्डल ब्रिज की तरह वर्क करता है। ये गारंटी करता है कि गवर्नमेंट अपनी प्रोसीजरल एरर्स को वेपन बनाकर फ्री सर्विसेज नहीं ले सकती। इस तरह लॉ अनजस्ट एनरिचमेंट को स्ट्रांगली प्रिवेंट करता है।
Now let's discuss some key issues and यू नो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किए थे कुछ की इश्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि रूल किया कि सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस पर एक्सटेंड नहीं होती, क्योंकि क्वेज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स रियल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। प्रोसीजरल डिफेक्ट्स सेक्शन 70 के ऑपरेशन को हिंडर नहीं कर सकती। So these were some of the most important aspects of the landmark judgment. Now let's discuss some, important, I would say, pillars and minority analogy rejection. Um सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल फाइंडिंग्स पर फोकस अगर हम करते हैं, तो वी नीड टू नो दैट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लॉफुल था। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्रोफेशनल था, इंटेंट नॉन ग्रैचुअस ग्रैचुअस था। डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग को प्रॉम्प्ट यूज़ में लिया। स्टेट के पास रिजेक्ट या डिमोलिश करने का कंप्लीट अथॉरिटी थी, फिर भी उन्होंने यूटिलाइज़ किया। तो स्टेट ने माइनर की तरह इनकॉम्पिटेंसी क्लेम करके इम्यूनिटी माँगी थी, बट वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करी। सो स्टेट में वॉयलेशन या लीगल इनकैपेसिटी नहीं है, उसके पास कॉन्शियस चॉइस थी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एनालाइज़ किए गए, तभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर डिसीज़न लिया था। Now, talking about the jurisprudential impact from this particular case, ये डिसीजन एक रेमेडियल पाथवे प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, जहाँ आर्टिकल 299 की फॉर्मेलिटीज़ के वजह से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल नहीं होता। ये जुरिस्प्रूडेंस स्टेट को उसके ओन प्रोसीजरल फेलियर्स को लेवरेज करके फ्री सर्विसेज लेने से प्रिवेंट करता है। ये रूलिंग कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेलिटीज़ को रिस्पेक्ट करता है, और साथ ही अनजस्ट एनरिचमेंट को भी प्रिवेंट करता है। नाउ if we try to do the comparative analysis, core distinctions section 68, 69 और 72 external facts पर liability enforce करते हैं। section 70 यूनिक है क्योंकि इसमें डिफेंडेंट की कॉन्शियस चॉइस की ज़रूरत होती है, नीड होती है। सेक्शन 70 जो है एसेंशियल, इसमें एसेंशियल है, मस्ट हैव ऑप्शन टू रिजेक्ट। सेक्शन 72 में आपका स्ट्रिक्ट रेस्टिट्यूशन है। सो द एसेंशियल टेकअवेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एसेंशियल टेकअवेज को समरी में एक बार हम समझते हैं। फंडामेंटल डॉक्ट्रिन, all quasi contracts are anchored in unjust enrichment and constitute a right in personam. सेक्शन 70 जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर डिफेंडेंट के पास रिजेक्ट करने की फ्रीडम और एबिलिटी थी, फिर भी उसने एंजॉय किया। गवर्नमेंट लाइबिलिटी, प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस विच मीन सेक्शन 299 के बाद भी अगर गवर्नमेंट ने बेनिफिट यूटिलाइज किया तो सेक्शन 70 अप्लाई होगा। स्टेट माइनर की इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकती। सेक्शन 72 इट कवर्स फैक्चुअल और लीगल मिस्टेक्स दोनों ही। So if we talk about some legal insights over here, restitution को हम कह सकते हैं एज समथिंग विच इज़ वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। सेक्शन 68 टू 72 सिर्फ स्पेसिफिक इंस्टांसेस हैं ब्रॉडर कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन के। रेस्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट से अलग है, अनजस्ट गेन्स को रिवर्स करने का एम रखता है। इंडियन कोर्ट्स स्ट्रिक्टली कन्फाइंड नहीं है, वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप से बाहर भी अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, रॉन्गफुल अप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्सेस। चैप्टर 5 को इलस्ट्रेटिव सेफ्टी नेट की तरह समझा जा सकता है, जो ओवर आर्किंग इक्विटेबल डॉक्ट्रीन को इन्फॉर्म करता है। क्वेज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स के वाइटल फंक्शन को अगर हम समराइज़ करें, तो बेसिकली ये लीगल ऑब्लिगेशंस वहाँ अप्लाई
करते हैं जहाँ जस्टिस डिमांड डिमांड करता है इवन विदाउट म्यूचुअल कंसेंट। बीके मॉडल डिसीजन जुडिशरी के कमिटमेंट को रीइंफोर्स करता है कि गवर्नमेंट भी वॉलंटरी बेनिफिट लेने पर अकाउंटेबल है। सेक्शन 70 का रिगोरस एनालिसिस ऑफ वॉयलेशन और सेक्शन 72 के स्ट्रिक्ट रेस्टिट्यूशनरी मैंडेट्स ये डेमोस्ट्रेट करते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम कॉन्ट्रैक्चुअल सर्टेनिटी और हायर डिमांड्स ऑफ इक्विटी के बीच में बैलेंस रखता है। Okay, so I hope this particular topic is clear. Apart from this, let's try to discuss some important past year questions that can be asked in your, Viva exams or in your college exams and everything. सो अब अगर हम बात करें हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज़ की, तो लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 10 तक जो भी हमने पढ़ा है वो सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट होने के साथ-साथ वो कहीं न कहीं रियल लाइफ़ में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ एंड एवरीथिंग। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग सेक्शन 2 सब क्लॉज़ एच में डिफाइंड है। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दैट मीन्स कोई भी एग्रीमेंट जो कोर्ट एनफोर्स कर सके वही कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इसके कुछ एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 में गिवन है, जैसे कि फ्री कंसेंट, दोनों पार्टीज की मर्जी होनी चाहिए, उनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली पार्टीज जो हैं वो सारी क्राइटेरियाज फुलफिल कर रही हों और कॉम्पिटेंट हों। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट जो कि सेक्शन 23 में गिवन है। नॉट एक्सप्रेसली वॉइड बाय लॉ एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड, वैलिड एंड वॉइडेबल। We discussed some important cases like Belfour versus Belfour, जो कि डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स में लीगल इंटेंशन नहीं होता है, ये क्लैरिफाई करता है। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस भी हमने डिस्कस किया था। माइनर की अग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होती है, ये पूरा हमने डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर का मतलब है किसी को कुछ करने के लिए विलिंगनेस दिखाना। एक्सेप्टेंस का मतलब है उस ऑफर को अनकंडीशनली मान लेना। इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, जैसे कि इट शुड बी कम्युनिकेटेड, अनकंडीशनल एंड विद इन टाइम। Then we discuss some important cases like Carlyle versus Carbolic Smokeball Company. It talks about unilateral contracts being valid. फिर हमने डिस्कस किया था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, जिसमें ये हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी नोन टू द ऑफरी। सो let's take a pause here and try to analyze a question, a scenario based question. अगर मैं ऑफर करूं, मैं रुपीज़ 50,000 दूंगी अगर आप मेरा कोई भी एक्ट या कोई भी बिजनेस वर्क कुछ भी जो है वो कंप्लीट कर दो, लेट्स से तो कल तक, और आप 2 दिन बाद एक्सेप्ट करो, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? आपने 2 डेज़ के बाद उसको एक्सेप्ट किया है कि आप वो पर्टिकुलर टास्क करोगे। सो आंसर है नहीं, एक्सेप्टेंस विद इन टाइम होना चाहिए। सो टाइम फ्रेम होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस इन कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कंसिडरेशन। सेक्शन 2 सब क्लॉज डी टॉक्स अबाउट कंसिडरेशन, बेनिफिट या डेट्रीमेंट एट प्रोमिसर्स डिज़ायर। इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि मस्ट मूव एट प्रोमिसर्स डिज़ायर, मस्ट बी रियल, पॉसिबल, नॉट इन द पास्ट अनलेस सेक्शन 25 एक्सेप्शंस आर देयर। जो उनके एक्सेप्शंस हैं वो भी आपको अच्छे से याद होंगे, हमने डिस्कस किए थे। natural love and affection, second past voluntary service, and third time bar debt। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी डिस्कस किए थे, जैसे कि क्यूरी वर्सेस मीसा, जो कि कंसिडरेशन को बताता है अबाउट एंड इट टॉक्स अबाउट बेनिफिट और डेट्रीमेंट। चिनाया वर्सेस रमाया का केस हमने पढ़ा था, जो कि थर्ड पार्टी कंसिडरेशन वैलिड है ये होल्ड करता है।
So let's now try to discuss about the next topic that we studied, capacity to contract. Section 11 talks about incompetent parties, minor, unsound mind, disqualified persons जो हैं वो incompetent है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से. We discussed मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस. माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब निश्चय होता है इवन अगर मिसरिप्रेजेंट किया किया गया हो एज को. Then we discussed free consent in next lecture. सेक्शन 13 टू 22 को हमने एनालाइज किया था सारे प्रोविजंस को. कॉन्सेंट तब फ्री है जब कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक ना हो. वी डिस्कस द केसेस डेरी वर्सेस स्पीक. फ्रॉड इंटेंशनल होना चाहिए. इसमें इस केस के थ्रू हमें एक क्लैरिटी मिली थी. रैफल्स वर्सेस विशल हॉर्स का केस भी हमने डिस्कस किया था. म्यूचुअल मिस्टेक जो है उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो सकता है. नाउ ट्राई टू थिंक अबाउट इट. आप दो पार्टीज हैं, दोनों सेम आइटम के बारे में अलग सोचते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? देन द आंसर इज नो. म्यूचुअल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. Then we discussed lawful object and public policy. Sections 23, 24 हमने डिस्कस किए थे. ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल अगर लॉ के अगेंस्ट हो, फ्रॉडुलेंट हो या फिर इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. घेरूलाल पारक वर्सेस महादेव दास हमने डिस्कस किया था. वेजर अग्रीमेंट्स आर जनरली वॉइड अनलेस स्टैच्यूट अलाउज, ये हमने इस केस में डिस्कस किया था. Then we discussed void agreements and contingent agreements. I hope you all remember. Restraint of trade, marriage settlements, legal proceedings, ये सब void हैं. Contingent contracts depend on uncertain future events, enforceable only if event happens. यहाँ हमने डिस्कस किया था फतेह चंद वर्सेस बालकृष्ण के दास का केस, जिसमें हमने एनालाइज किया था damages must be reasonable. Then in next lecture we discuss performance and discharge. Section 37 से 67 तक हमने सारे legal provisions को समझा था. Contracts discharge हो सकते हैं. Performance, agreement, impossibility. Section 56 में हमने impossibility के बारे में पढ़ा था. Then we studied about the breach. Okay, so these are the scenarios when contracts can be discharged. परफॉर्मेंस, अग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी एंड ब्रीच. राइट. हमने सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनीराम का केस पढ़ा था. इसमें हमने फ्रस्ट्रेशन को डिस्कस किया था. परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल अबाउट आफ्टर फॉर्मेशन, इसके बारे में हमने डीपली एनालाइज किया था. In the next lecture, we discussed about breach and remedies. Section 73 से लेके 75 तक हमने सारे प्रोविजंस को डीपली एनालाइज किया था. ब्रीच एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी होनी चाहिए. रेमेडीज हमने समझी थी, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, क्वांटम मेरिट, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था. हैंडले वर्सेस बैक्सनडेल बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर केस. उस केस में हमें पता चला था कि ओनली फोर्सिएबल डैमेजेस आर रिकवरेबल अंडर remedies whenever you want to claim for remedies. और आज हमने डिस्कस किया क्वेजाई कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 68 से 72 तक हमने समझा. वी डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल. And let's now do a scenario based question answer session where I'll tell you a scenario. मैं आपको एक सिनारियो दूंगी, एक क्वेश्चन बताऊंगी. इफ़ यू पीपल वांट टू रेज एनी डाउट, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो. इनफैक्ट आपको अगर इसका आंसर लिखना है या इसका डिटेल में एनालिसिस लिखना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. So, first scenario, A promises to pay B rupees 10,000 if B's house is burnt accidentally. The house burns down due to lightning. Is this a valid contract? तो इसका आंसर है this is a wagering agreement void under section 30 unless it is insured, then governed by insurance law.
right? Second scenario, R offers to sell his bike for rupees 50,000. S says, I will buy if I get my salary next week. Has acceptance been made? यहाँ पर क्या हो रहा है, R ऑफर कर रहा है अपनी बाइक सेल करने के लिए S को ₹50,000 के लिए। एस ने बोला कि वो तभी बाय करेगा जब उसको नेक्स्ट वीक तक अपनी सैलरी मिल जाती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है एस के एंड से। तो आंसर है नो। कंडीशनल एक्सेप्टेंस, काउंटर ऑफर जो होता है उसको कह सकते हैं हम यहाँ पर। ये सिचुएशन काउंटर ऑफर की है। नो कॉन्ट्रैक्ट हैज़ येट बीन फॉर्म्ड। Next scenario, a 17-year-old borrowed money from B and mortgaged property. Later, A claims it is void. Who wins? तो इस केस में ए विंस। मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदास घोष का आप केस एनालाइज कर सकते हैं। माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड अबनिशियो। स्टार्टिंग से ही, इनिशियल स्टेज से ही कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड ही मानेंगे हम जिसमें माइनर इन्वॉल्व है। Scenario 4, X promises to pay Y rupees 1000 if Y stops smoking. Y stops for a month. Is there valid consideration? तो आंसर है yes. Abstinence at promiser's desire is valid consideration. इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं क्यूरी वर्सेस मीसा का केस। कुछ इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपको आपके एग्जाम्स में, जैसे कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट प्लस इट्स एसेंशियल्स, द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन एंड द एक्सेप्शंस ऑफ द सेम, फ्री कंसेंट एंड इफेक्ट्स, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, void versus voidable contracts, frustration of contracts, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स, रेमेडीज फॉर ब्रीच एंड हैडले वर्सेस ब्लैक्सनडेल का प्रिंसिपल भी आपको पूछा जा सकता है। विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम राइटिंग टिप्स, ऑल आई कैन से इज आपका एग्जाम में आंसर राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि आपको कैसे अपना आंसर अच्छे से एक स्ट्रक्चर में लिखना है। फर्स्ट थिंग इज आपको डेफिनेशन देना है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है उस टर्म को अच्छे से डिफाइन करना है। देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल, एनालाइज दैट, इंक्लूड अ case law, then try to give an example. It can be an illustration or it can be any kind of scenario based example जो आप दे सकते हैं practical basis पे। then conclude your answer. लॉ के साइटेशंस के लिए काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस होल्ड करता है और आपको काफ़ी एक्स्ट्रा मार्क्स भी फेच हो सकते हैं। लैटिन और लीगल मैगज़िम्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा इम्पैक्ट। So do include some good examples also. So contract law के लिए सबसे important है concept clarity एंड ऑल्सो केस लॉ आप अच्छे से रिकॉल कर पाओ, आंसर अपनी स्ट्रक्चर्ड वे में लिखो। आज हमने सिलेबस का कंप्लीट रिकैप समझा, केस बेस्ड सिनारियोज के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हमने सॉल्व किया, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को हमने कवर किया। सो आई सजेस्ट यू लास्ट 2 वीक्स में डेली आप 30 मिनट सिर्फ केसेस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करिए whenever the exams are close. The last 2 weeks should be all about that. So thank you so much for attending this particular lecture. I hope you all enjoyed the contract law series and you know um, all the topics that we have included. Like, share, and subscribe to our YouTube channel, Legal Vidya. And I'm really very grateful to interact with you all through this particular platform. And it's been amazing journey. Thank you so much for being attentive and listening to my lecture. Thank you all.